नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। मौलिक अधिकार के बारे में आपने बहुत सारा जिक्र सुना है, बहुत सारा पढ़ा भी है, बट आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ये ऐसे कर्तव्य हैं, ये ऐसे मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य हैं जो हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, ठीक है, चाहे बूढ़ा हो। हर एक व्यक्ति के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई हैं और आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए। इस वीडियो में हम उन्हीं सारे कर्तव्यों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ हम उसके याद करने के ट्रिक को भी समझने वाले हैं। तो वीडियो में को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें आपको डाउट क्लियर हो जाएगी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बनते हैं आपके सामने सारे प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो चाहे आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं किसी क्लास में हो, हर एक क्लास के जो बच्चे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूरी भी है, फायदेमंद भी है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, सीबीएसई के जो आप देखते हो ना दिल्ली में जो सपोर्ट मटेरियल मिलता है, सपोर्ट मटेरियल के फर्स्ट पेज पे ही इस चीज का जिक्र किया गया होता है, बशर्ते हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं उन्हीं सभी चीजों का जिक्र करूंगा और साथ ही साथ याद करने का भी ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, चीजों को अच्छे से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो फंडामेंटल ड्यूटी जिसको हम कहते हैं मूल कर्तव्य का जिक्र जब भारत का संविधान बनाया गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ था और जब 26 जनवरी 1950 में इस चीज को लागू किया गया था, उस समय देखा जाए तो मूल कर्तव्य का जो जिक्र है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का जो जिक्र है, भारतीय संविधान में नहीं किया गया था। आगे चल के 1975 में इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, उस समय आपातकाल को लागू किया जाता है और आपातकाल के बाद एक समिति बनाई गई जिसको कहते हैं स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, ठीक है, इस चीज को संविधान में जगह दी गई। कहां पे जगह दी गई? संविधान में। ठीक है, और संविधान में अगर देखा जाए तो भाग 4 में जगह दी गई। ठीक है, भाग 4 के क में जगह दी गई। समझ में आ रही बातें? ठीक है, आगे बात करते हैं। यानी कि पहली चीज तो हमने ये बात कर ली, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति जो थी, इनकी सिफारिशों की वजह से, ठीक है, इस चीज को जगह दी गई भारतीय संविधान के भाग 4 के क में। अब बात यहां पे आती है, ठीक है, कि भैया हम इसको याद कैसे करें, है ना? तो याद करने वाली बातें मैं आपको, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की। अगर देखिए आपको ये बात पता है, मौलिक जो अधिकार होते हैं, ठीक है, मौलिक जो अधिकार है उसका जो जिक्र है संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसके साथ साथ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के, ठीक है, नीति निर्देशक जो तत्व है, नीति निर्देशक, ठीक है, निर्देशक जो तत्व हैं, इसका जो जिक्र किया गया है भाग 4 में किया गया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि ये जो मूल कर्तव्यों का जो जिक्र किया गया है वो भाग 4 के क में किया गया है। तो आप सिंपली याद कर सकते हो, मौलिक अधिकार का जो जिक्र है भाग 3 में किया गया है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत का जो जिक्र किया गया भाग 4 में किया गया है, और मूल कर्तव्य का जो जिक्र किया गया भाग 4 के क में किया गया है। अब हम बात करते हैं आखिर किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं, तो अनुच्छेदों की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अनुच्छेद 51 के, ठीक है, आप बोल लो ए में किया गया है या फिर क में किया गया है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, 51 के ए में किया गया है। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, मौलिक अधिकार का जो जिक्र है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेदों की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में जो जिक्र है मौलिक अधिकार का दिया गया है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का जिक्र किसमें किया गया है? तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत का जो जिक्र है, अनुच्छेद देखा जाए, अनुच्छेद यहाँ पे 36 से लेकर 51 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, और 51A के बाद आपका मूल कर्तव्यों का स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, क्या है? मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा चीज, ठीक है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत कहाँ लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? आप इसको सिंपली बोल सकते हो, रूस बोल लो, और नहीं अगर उसके थोड़ा सा ऊपर आप जाना चाहते हो तो सोवियत संघ आपको बोलना है। कहां से लिया गया? सोवियत संघ। आप कहोगे भैया ये सोवियत संघ क्या है? तो रूस जैसे 15 गणराज्यों को मिलाकर
सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, बहुत सारे देश हैं, ऐसे ही सेम अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रियों को मिलाकर 15 कंट्रियों को मिलाकर किस चीज़ को बनाया गया था? सोवियत संघ को बनाया गया था। तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है, या फिर बोल लो रूस के संविधान से लिया गया है। समझ में आ रही बातें? चलिए, अब तो अभी हमने ये क्लियर कर लिया कि 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। मूल कर्तव्यों की अगर संख्या की बात किया जाए तो स्टार्टिंग में मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी वो थी 10, लेकिन आगे चल के 2002 में ठीक है एक संशोधन होता है, और उस संशोधन को कहते हैं 86 मतलब 86वां संशोधन कहते हैं, और इसके द्वारा एक जो और मूल कर्तव्य था उसको जोड़ दिया गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं मूल कर्तव्य अभी के टाइम पे कितने हैं, तो आप कह सकते हो अभी के टाइम पे 11 हैं। पहले कितने थे? 10 थे। बना कब? 1976 में। शामिल कब हुआ? 1976 में। आगे चल के संशोधन और कब हुआ? 2002 में। कौन से संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। इतनी बातें क्लियर है? चलिए भाई, क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं कि आखिर हमें याद कैसे करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको इसको याद करने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा ABCDEFGHI J और K, ये टोटल हो गए आपके 11। तो इसका नंबर अगर दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, याद कैसे करना है अभी इसका बताता हूं कि ये किस तरीके से काम करेगा। पहले इधर देखिए, जैसे क्या लिखा है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए क्या? पहला, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का क्या करे? आदर करे। तो भारत के जो संविधान है, भारतीय संविधान को आदर करना चाहिए, और इसके साथ साथ उसके आदर्शों के, उसके संस्थाओं के, उसके राष्ट्रध्वज के, उसके राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। अब सारी चीजें तो हमें याद नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रगान जो है वो हमें याद हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये बात पता है, कोई भी हम वैसा कार्य करते हैं या फिर स्कूल हम जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई जब शुरू करते हैं तो उससे पहले जो है ना नेशनल एंथम होता है, यानी कि जिसको हम राष्ट्रगान कहते हैं, वो होता है ना। तो इसी को कहते हैं एंथम। ए से क्या हो गया? एंथम। ठीक है, ए से क्या हो गया? एंथम। तो आपको ए से याद रखना है, एंथम याद रखना है। ठीक है, और नेशनल एंथम के बारे में किसमें दिया हुआ है? संविधान के, ठीक है, सॉरी, मूल कर्तव्य का पहला जो कर्तव्य है उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें संविधान की इज्जत करनी चाहिए, संस्थाओं की इज्जत करनी चाहिए, राष्ट्रगान की इज्जत करनी चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में लिखा है पहले कर्तव्य में। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे बात करते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजे रखने और उसका पालन करें। इसका मतलब क्या है कि जो स्वतंत्रता के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी, कब लड़ी? 1947 में लड़ी। ठीक है, उससे पहले आज़ादी तो हमें 1947 में मिली, लेकिन हमने लड़ाई बहुत पहले से की। लेकिन इसके लिए एक जोश होना चाहिए, और वो जोश भरने का जो काम कौन कर रहा था? उस समय बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत सारे ऐसे है ना दिग्गज नेता थे जिन्होंने अपनी लीडरशिप के द्वारा सबको एकत्रित किया और देश को आज़ाद कराया। उसमें अगर देखा जाए तो भगत सिंह, ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का रोल था, और खास करके महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो इसी वजह से बी से आप क्या रखेंगे याद? बी से आप याद रखेंगे बापूजी। क्या याद रखेंगे? बापूजी। कैसे? क्योंकि इन्होंने ही अगर देखा जाए स्वतंत्रता के लिए 3 जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसको एक असहयोग आंदोलन कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन कहते हैं, और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 प्रकार के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको उन्होंने किया था। ठीक है, तो इसी वजह से बी से हमें याद रखना है बापूजी, और जब बापूजी याद रहेंगे तो हमें यह बात पता ले जाए कि बापूजी ने क्या चीज किया था? राष्ट्रीय आंदोलन को। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में पहला जो था उसमें हमने बात किया एंथम, ए से मतलब एंथम, जिसमें हमें राष्ट्रगान के बारे में हमें समझना है कि राष्ट्रगान की हमें इज्जत करनी चाहिए, साथ ही साथ संविधान की इज्जत करनी चाहिए। दूसरा हमने बात किया बी मतलब बापूजी। ठीक है, ए मतलब एंथम, बी मतलब बापूजी, यानी कि बापूजी ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बहुत सारा है ना प्रेरणा कार्य किया, लीडरशिप किया, और इसके साथ साथ देश को आजाद कराया। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज दूसरा लिखा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हमें अपने हृदय में रखना है, ताकि कल की डेट में अगर जरूरत पड़ जाए तो हम खड़े रहें। समझ में आ रही बात है? चलिए अब बात करते हैं तीसरा मतलब सी। यहां पे देखिए क्या लिखा है? सी का मतलब होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि
चीजों को एकत्रित करके रखना है। क्या करना है? एकत्रित करके। जैसे आपको पता है भारत जो अखंड देश है, ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारे राज्य तो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक देश बन के अच्छे से चल रहा है, अच्छे से शान से, है ना, है। तो ये जो है अपना जो कंसोलिडेशन है, यानी कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसकी अक्षुण्ण बनाए रखे। अक्षुण्ण का मतलब क्या होता है? वही जिसका खंडन ना हो सके, ऐसी चीज बना के रखना है। समझ में आ रही बातें? हर एक वर्ड का मतलब मैं समझाऊंगा। सबसे पहले में मैंने राष्ट्रगान के बारे में बात किया, दूसरे में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, और जो तीसरा है जिसमें मैंने बताया कि एकता के बारे में हमें करना है कि देश को एक बनाकर रखना है। ठीक है, चलिए अब यहां पे अगला देखिएगा, डी। डी यानी कि फोर की बात करते हैं। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिफेंस। डी का मतलब क्या होता है? डिफेंस। यहां पे देखिए लिखा भी है, डी का मतलब डिफेंस। अगर कहीं जरूरत पड़ जाती है, अगर देश को जरूरत पड़ जाती है, आपको जब देश को जरूरत पड़ जाती है, तो आपका ये कर्तव्य है, आपका फंडामेंटल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है कि उस समय आह्वान किए जाने पर आप अपने देश की हिफाजत के लिए खड़े रहो। ठीक है, तो यही चीज लिखा है कि देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करे। ये किस में लिखा है? जो अपना फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें लिखा है, यानी कि डिफेंस करने का। आगे बात करते हैं पांचवा मतलब डी के बाद आता है, ठीक है, डी के बाद क्या आता है? अपना ई आता है। ई का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी, यानी कि इसमें समानता के बारे में बात की गई है। क्या लिखा है? भारत के सभी लोगों को समरसता का मतलब क्या होता है? कि जिस तरीके से मतलब सबको एक करके रखना है, एक दूसरे का समान इज्जत करना है। ठीक है, तो भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव को परे करे। मतलब क्या है? उसको भेदभाव ना करें, और ऐसी प्रथाओं को त्याग दें जिसकी वजह से महिलाओं के सम्मान में विरुद्ध मतलब कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, उस चीज को हमें क्या करना है? त्याग देना है। यानी कि इसमें इक्वलिटी की बात की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि लेडीज हो चाहे जेंट्स हो चाहे कोई भी हो, सबको एक तरीके से बनाकर हमें रखना है, सबको एक जैसा मानकर रखना है। आगे बात करते हैं, 6 लिखा है कि हमारी सामासिक, ठीक है, सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। इसका मतलब क्या होता है? कि हमारे देश में जो संस्कृति है, उसकी जो गौरवशाली जो परंपरा है, उसके महत्व को हमें समझ कर रखना है और तथा परिरक्षण करना है। परिरक्षण का मतलब होता है जितना ज्यादा संभव हो सके हर एक तरीके से रक्षा करो। ठीक है, अपने धर्म, अपने संस्कृति की रक्षा करो। ठीक है, इसी वजह से ऐप से क्या लिखा है? फैंसी कल्चर। जितने भी ज्यादा कल्चर है हमारे देश के, ठीक है, इसको फोर्ट करके भी याद रख सकते हो, यानी कि जो किला वगैरह है ना, उसके हिसाब से भी याद रख सकते हो। तो ऐप्स मतलब फैंसी कल्चर आप करके याद रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फैंसी कल्चरों की इज्जत करना है, उसकी गौरव को बनाकर रखना है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने देखा, तो ये अपना 6 हो गया। अब बात कर लेते हैं 7 की। 7 में क्या लिखा है? 7 अगर मैं बात करूं तो 7 आता है, 7 नंबर पे अपना आता है जी का मतलब होता है ग्रीन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जितना संभव हो सके जो वन में रहने वाले वन्य जीव हैं, जो जीव जंतु जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। साथ ही साथ वनों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें संवर्धन करना चाहिए, यानी कि उसको बढ़ाने की बात करनी चाहिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। उस जो जंगल में जानवर रह रहे हैं उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उनको और आगे बढ़ावा देना चाहिए। देखो, जब हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। तो मतलब जी का मतलब ये होगा ग्रीन फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट। इससे आप याद रख सकते हो कि यहां पे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है उसके बारे में चीजें बताई गई हैं। आगे क्या है? प्राणी मात्र प्रति दया भाव रखें। मतलब जितने भी लोग हैं, जो प्राणी हैं, जिनके अंदर जान है, ठीक है, उनके साथ अपना दया भाव बनाकर रखें। अगला है एच मतलब 8। इसको आप कैसे याद सकते हो? 8, एच मतलब 8। इसको इस तरीके से कर दोगे तो ये बन गया आपका 8। ठीक है, जी को कैसे याद कर सकते हो? कौन सा वो ड्यूटी है? तो इस तरीके से आप याद कर लोगे 7। ठीक है, देखो बन गया ना 7 इस तरीके से। ठीक है, तो 8 में क्या लिखा हुआ है? 8 में ह्यूमैनिटीज के बारे में लिखा गया। ठीक है, ह्यूमैनिज्म बोल लो, इसको ह्यूमैनिटीज बोल लो, क्योंकि इसमें मानवतावाद के बारे में बात रखी गई है। तो क्या लिखा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मानवतावाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना विकास करें। ठीक है, इन सभी चीजों का हमें विकास करना चाहिए। तो ये आपने 8वें में लिखा गया है। 9 में क्या लिखा है? कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे। मतलब जो अपना इनकम है, इनकम जिसकी वजह से इनकम रहेगा, पैसा रहेगा, तभी तो प्रॉपर्टी हम बनाएंगे। तो जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है जिसमें पैसा लगा हुआ है, ठीक है, पैसा लगा हुआ है, उनको हमें रक्षा करना चाहिए और
साथ ही साथ हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बातें। तो जी मतलब ग्रीनरी के लिए बात की गई है, एच मतलब ह्यूमैनिटीज के लिए बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे मानवतावाद के बारे में बात की गई है, और आई मतलब इनकम यानी कि संपत्ति की रक्षा कीजिए। सार्वजनिक संपत्ति मतलब जो गवर्नमेंट की संपत्ति होती है उनकी रक्षा करिए, और साथ ही साथ हिंसा से दूर रहिए। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला जो लिखा है अपना 10वां लिखा है, क्या लिखा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करते रहे, यानी कि बार बार प्रयास करते रहे, जिससे राष्ट्र नियंत्रण, ठीक है, राष्ट्र नियंत्रण बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू लेगा। यानी कि जब हम सतत प्रयास करते रहेंगे, आगे बढ़ने के लिए बार बार प्रयास करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपनी ऊंचाई को, ठीक है, बुलंदी की ऊंचाई को छू सकते हैं। और ये कभी हो सकता है जब हम ज्वाइंट एक्टिविटीज करेंगे, यानी कि अगर देखा जाए सामूहिक गतिविधि करेंगे तभी ये चीज हो सकता है। तो जैसे आप याद रखेंगे ज्वाइंट एक्टिविटीज यानी कि सामूहिक विकास याद रखेंगे। आगे अब लास्ट बात करते हैं ऐसी चीज जो कि आगे चल के 2002 में 86वें जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा लागू किया गया था, शामिल किया गया था। उसमें किसके बारे में लिखा गया है? किड्स के बारे में लिखा गया है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के बारे में चीजें बताई गई है कि आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई करवाएं। तो क्या लिखा है? यदि माता पिता या फिर संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या फिर बालिका जो है, ठीक है, प्रतिपाल्य को शिक्षित के अवसर प्रदान करें, यानी कि इसमें वो बातें लिखी गई हैं जिसकी वजह से जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको एजुकेशन प्राप्त करवाया जा सके। समझ में आ रही बातें? तो ये हो गई जिसको हमें इस तरीके से याद करके रखना है। आई होप सो चीजें समझ में आई होगी। एक बार इसको एक बार और रिवाइज करवा देता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला बात किया गया जिसमें हमने बात किया अमेंडमेंट का, ए मतलब अमेंडमेंट। बी की बात करूं तो बापूजी राष्ट्रीय आंदोलन याद करोगे। सी की बात करूं तो आपका हो गया कंसोलिडेशन, यानी कि देश को अखंडता को बरकरार रखने की बात हो रही है। डी की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस, आवाहन किए जाने पर जब भी देश की रक्षा की बात आए तो सामने खड़े मिलो। ठीक है, ई की अगर मैं बात करूं तो ई से आप रखेंगे इक्वलिटी, जिसमें लेडीज हो गया, जेंट्स हो गया, सभी में एक समान, है ना, इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। एफ से अगर मैं बात करूं तो फैंसी कल्चर, जिसमें हमें ये बताया कि अपना जो कल्चर है उनकी इज्जत करनी चाहिए, उसको बनाए रखना चाहिए, उनकी गौरव को बना के रखना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये बात किया। इसके साथ साथ बात करें जी मतलब ग्रीनरी फॉरेस्ट, जिसमें हमने बात किया, ठीक है, वन, झील, नदी, वन, ठीक है, इन सभी चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए हमें। ठीक है, जितना संभव हो सके उतनी रक्षा करना चाहिए। एच में हमने बात किया कि जो ह्यूमैनिटीज है, ठीक है, जो मानवता है उसको हमें बरकरार करके रखना चाहिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, ठीक है, उसकी भावनाओं को विकसित करना चाहिए, सुधार की भावनाओं को विकसित करना चाहिए। आई से हमने बात किया इनकम की, इनकम से क्या बनता है? सार्वजनिक संपत्ति बनती है, उसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए जो हिंसा है उससे हमें दूर रहना चाहिए। आगे इसके अलावा ज्वाइंट एक्टिविटीज, हमें मिलकर विकास करना चाहिए। ठीक है, सामूहिक गतिविधि करेंगे तो इसकी वजह से हम मिलकर सतत प्रयास करेंगे और एक समय आएगा कि बुलंदी तक हम छू सकते हैं। आगे बात करते हैं अपना जो के मतलब किड्स के बारे में बात किया गया है कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाए। ठीक है, ये एक माता पिता का अपना एक कर्तव्य बनता है। समझ में आ रही बातें? आई होप सो सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, किसी भी चीज में अगर कोई त्रुटि रह गई हुई होगी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और साथ ही और किस चीज के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।